जय हिंद साथियों, मैं हूं नागेंद्र विकल और स्वागत है आपका जॉब ग्रेड आईएएस पर। आज हम लोग गल्फ स्ट्रीम करंट की गल्फ स्ट्रीम की जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं गल्फ स्ट्रीम के बारे में। तो अगर हम देखें तो गल्फ स्ट्रीम ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में चलने वाली एक गर्म जलधारा है, एक वार्म करंट है। और यह जलधारा जो है, अच्छा थोड़ी सी बात समझ लेंगे। 3 टर्म यूज किए जाते हैं धाराओं के लिए। एक होता है ड्रिफ्ट, एक होता है करंट और एक होता है स्ट्रीम। और ये तीनों ही टर्म यूज किए जाते हैं जलधाराओं के संदर्भ में। ड्रिफ्ट क्या है? ये ठंडे क्षेत्रों में जहां पर जल की गति बहुत ही धीमी गति से होती है, बहुत ही धीरे चलती है, तो वहां पे ड्रिफ्ट कह दिया जाता है। जैसे अटलांटिक ड्रिफ्ट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, यानी पोल्स के ध्रुवों के पास चलने वाली जो जलधारा है वो ड्रिफ्ट कहलाती है। दूसरी, मध्यम गति से समुद्र में चलने वाली जलधारा जो है वो करंट कहलाती है, उसको कहते हैं करंट। तो जो मध्यम गति से चलती है, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीमे, तो उसे करंट कहते हैं। और सबसे समुद्र में ऊपरी सतह पर चलने वाली सबसे तेज जलधारा को स्ट्रीम कह दिया जाता है। गल्फ स्ट्रीम के बारे में जानेंगे। स्ट्रीम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया में चलने वाली सबसे तेज चलने वाली गर्म जलधारा है, एक वार्म करंट है। और ये दुनिया में सबसे तेज चलती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया में सबसे तेज चलने वाली जलधारा कौन सी है, तो यही गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है। अभी नई एक मैगजीन है जो रिसर्च करती है इस जो है क्लाइमेट के सीजन में, नेचर पत्रिका, आपने नाम सुना होगा। उसकी नए रिसर्च में यह बात आई है कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो है, इसकी संवेदनशीलता पूरे क्षेत्र पर, पूरे क्लाइमेट, खासकर यूरोप और जो है एशियन क्लाइमेट के प्रभाव पर प्रभाव दिखा सकता है। और अगर यह ज़्यादा मजबूत होगा तो यह कहीं न कहीं दूसरी जगह इम्पैक्ट डालेगा। इससे हिम युग आ सकता है और क्लाइमेट चेंज जैसी घटना हो सकती है, जलवायु परिवर्तन जैसा प्रभाव हो सकता है। और यही कारण है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये करंट में है नए रिसर्च में। तो इसमें क्या है कि ये सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में चलने वाली गर्म जलधारा जो है, और इसका देखा गया है कि यह तेज प्रभावशालिता हो रही है, क्योंकि ऊपर के जो पवनें चलने वाली हैं, स्थायी पवनें हैं, वो बड़े प्रकार से इस पर जो है प्रभाव डाल रही हैं। इससे क्लाइमेट में बहुत बड़ा जो है ये संभावना जताई गई है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, तो ये गल्फ स्ट्रीम चलती कहाँ है, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो यह उत्तरी जो है अटलांटिक ओशियन में अमेरिका के पास पूर्वी तट के पास में जो है उत्तरी अमेरिका के पास पूर्वी तट के पास में ये चलने वाली जलधारा है। यहाँ से विषुवत रेखा, इधर से इक्वेटर लाइन के पास से अगर देखें तो यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे कि जब कोई भी जलधारा विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर लाइन से पोल्स की तरफ चलेगी तो हमेशा गर्म जलधारा होगी। तो यहाँ से ये चलने वाली जलधारा जो है 2 भागों में बढ़ते हुए चली जाती है। और अच्छा, एक जलधारा जो चलती है वह 2 प्रकार से समुद्र में गतियाँ होती हैं। एक तो जो धारा चलती है, एक चलती है ऐसे पैरेलल, यानी जो है हॉरिजॉन्टल चलती है, और दूसरा एक जलधारा होती है जो है ऐसे वर्टिकल ये चलती हैं, ये जो है ऊर्ध्वाधर चलती हैं। तो इनको अपवेलिंग या डाउनवेलिंग कहा जाता है। जब ऊपर नीचे चलती है जलधारा तो अपवेलिंग या डाउनवेलिंग कहा जाता है। जबकि जो ऐसे हॉरिजॉन्टल चलती हैं, जो ऐसे समानांतर चलती हैं, ये जलधाराएं या तो गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं। इस बात को समझेंगे। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की गतियां समुद्र में होती हैं। तो यहाँ जब जलधाराओं की बात कर रहे होते हैं तो सामान्यतया हम लोग इस तरह से समानांतर जलधारा की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रभाव दोनों का होता है, अभी उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये बताता है कि ये जो है पूर्वी अमेरिकी तट पर या अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जलधारा है। और यह जो है इसका प्रभाव यह पड़ने वाला है। अच्छा, इसी अटलांटिक महासागर में अटलांटिक मेरिडिनल
ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसे AMOC के नाम से जाना जाता है, और यह प्रभाव डालता है। दुनिया का ये सबसे बड़ा एक चक्रीय प्रक्रम है, समुद्र में चलने वाला एक साइक्लिक जो है वाटर सिस्टम का ये भाग है, और उसे ही AMOC के नाम से जानते हैं। होता क्या है, यहाँ से उठने वाला ये गर्म करंट जब आगे की ओर जाता है, ये नॉर्वे के पास में पहुंचने पर, ये ग्रीनलैंड आइसलैंड के पास में पहुंचने पर, अब होता क्या है कि देखो भाई, इसको ऐसे बताया भले है, ये इसमें रेड कलर और ब्लू कलर से ये इसमें दर्शाया गया है, तो आप जानेंगे कि ये क्या होता है। कुछ चीज़ें हमको नहीं, ये ब्लू कलर वाला जो है डाउन वेलिंग हो रहा है पानी का। क्या है कि पानी जब गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठता है, फिर वो जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है तो वो नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है, और नीचे की ओर जाके फिर ये ऊपर की ओर उठता है, और फिर ये अपवेलिंग होता है, और इस प्रकार से ऐसे यह एक साइकिल का निर्माण होता है। तो जब ये ऊपर की तरफ ऐसे चल रहा है तो ये तो गर्म जलधारा है, फिर ये जब ठंडा हुआ तो नीचे जमीन स्तर पर, यानी अब इसको 3D में समझेंगे कि जमीन ये समुद्र की ऊपरी सतह है और समुद्र की गहराई वाला भाग है, तो पानी जब ठंडा हुआ तो भारी हुआ और नीचे की ओर आ गया, और नीचे आते हुए फिर उसके बाद यह जब गर्म हुआ तो फिर यह ऊपर की ओर आ गया। ऐसे एक साइकिल का निर्माण होता है, और इसे AMOC के नाम से जानते हैं। अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये चक्र बना हुआ है, ऐसे जाता है, फिर ये जमीन में नीचे की ओर चला जाता है, फिर यह घूम कर चला आता है, फिर ऐसे आते हुए फिर से यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए चला जाता है। यह पूरी AMOC करंट है। कहा यह गया कि अगर यह ज़्यादा गर्म होगा तो, और पवनों के प्रभाव के कारण, अच्छा हो क्या रहा है, सबसे ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है इस पर। किसका प्रभाव है भाई? ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस ग्रीनलैंड के तट वाले क्षेत्र में बर्फ ज़्यादा मात्रा में पिघल रही है, ज़्यादा मात्रा में पिघल रही है, तो ठंडा जल यहाँ बड़ी मात्रा में मिल रहा है, जिससे इसकी जलधारा पर प्रभाव हो रहा है। इससे क्या भविष्य में होने की क्या संभावना है? इसे क्या है, यहाँ तक, अच्छा, ये गर्म जलधारा जो है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जाती है और यूरोप के पश्चिमी यूरोप तक जाकर इसे, इस पूरे आर्कटिक रीजन को भी गर्म रखती है। यही कारण है कि अगर आपने सुना होगा कि यहाँ रूस का सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह है, बाल्टिक सागर के तट के पास में। सेंट पीटर्सबर्ग का बंदरगाह वर्ष भर ओपन रहता है, वर्ष भर खुला रहता है। कारण यह है कि गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा वहाँ तक पहुँचकर उसे वर्ष भर पिघलाए रखती है। इससे वहाँ पर जनजीवन सामान्य रहता है। फ्योर्ड तट का निर्माण नॉर्वे में हो जाता है। लेकिन अगर यह जलधारा वहां तक ठंडी पहुंचेगी, इससे हिमयुग आने की संभावना बन जाएगी और पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाएगा, जिससे नकारात्मक प्रभाव क्लाइमेट पर पड़ेगा। अब चूंकि एक जलधारा ऐसे हमको देखने में लगती है कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यहीं चल रही है, पर पूरा पानी अगर आप देखेंगे नीचे डाउन वेलिंग वाले सिस्टम से, ये ब्लू कलर से, ये अंदर तक पूरे इंडियन ओशियन से होते हुए पैसिफिक ओशियन तक पहुंचता है ये पानी, और फिर वही घूम कर साइकिल के द्वारा और फिर से यहाँ पर यह पानी आता है। तो इसका मतलब यह है कि यह पूरे क्लाइमेट को प्रभावित कर सकता है, और संभावना यह भी जताई जा रही, पूर्वानुमान यह भी किया जा रहा है कि इससे भारत के मानसून पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे भारत में सूखे की स्थिति बन सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्लाइमेट को जो है वो बचाया जाए और इस तरह के क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। तो इस आधार पर ये गल्फ स्ट्रीम जो है चर्चा में है, तो हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन शुरू किया। अब चलिए देख लेते हैं गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है, और इसी के साथ हम लोग यहाँ की जलधाराओं को भी देख लेंगे, यहाँ की करंट को भी देख लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी करंट है। अब देखें तो यहाँ पर यह इक्वेटर लाइन है, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये लगभग इक्वेटर लाइन से होकर गुजरती है। रेड कलर से आपको दिख गया होगा एक लाइन। अब यहाँ से ये जो इक्वेटर लाइन गुजर रही है, अब आगे देखें तो यहाँ से ऊपर की ओर एक जलधारा चलेगी जिसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे। नॉर्थ इक्वेटोरियल, अभी हमने बात किया, कोई भी जलधारा अगर इक्वेटर लाइन से ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर जाएगी तो हमेशा गर्म जलधारा होगी। तो हम ऊपर की ओर जब ये चलती है तो ये गर्म जलधारा होती है। यहाँ जो है कैरेबियन आइलैंड के पास पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक जलधारा चली जाती है जो मैक्सिकन करंट के नाम से जानी जाती है, मैक्सिको की जलधारा के नाम से जानी जाती है, और दूसरी जलधारा जो है एंटिलिस करंट के नाम से जानी जाती है। तो एंटिलिस करंट, अब इसी के साथ हम पूरी ओशनिक करंट को, पूरी समुद्री महासागरी जलधाराओं को अभी रिवीजन कर लेंगे।
तो देखेंगे तो ये जो है तो एंटिलिस करंट कहाँ पे चलती है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। गर्म है या ठंडी, तो ये गर्म जलधारा है, मैक्सिकन करंट है। और फिर ये दोनों आगे की ओर मिलते हुए जब आगे की ओर चलती है तो यही दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जलधारा बन जाती है, और यही जो है गल्फ स्ट्रीम की करंट कहलाती है, यही गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है। और आगे की ओर जाते हैं तो इधर से एक करंट चली जाती है जिसे इर्मिंगर करंट कहते हैं, यह भी एक गर्म जलधारा है। चूंकि यह इक्वेटर से पोल की ओर जा रही है तो इर्मिंगर जलधारा भी एक गर्म जलधारा। और दूसरी करंट जो चलेगी इस तरफ की ओर, नॉर्वेजियन करंट भी एक गर्म जलधारा है, नॉर्वे के तट से होकर चलेगी। फिर इधर की ओर चलें, अब यहीं से नीचे की ओर जो है ये जलधारा चलेगी और आगे की ओर चलेगी, तो यह जलधारा, इसको हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो इधर से ये वाली करंट जो चलेगी रेनिन करंट के नाम से जानी जाती है, वही करंट आगे की ओर कैनारी करंट के नाम से जानी जाती है, कैनारी की जलधारा के नाम से जानते हैं। और आगे गिनी के पास में ये गिनी करंट भी कहलाती है। तो यद्यपि ये कैनारी करंट जो है एक ठंडी जलधारा है और आकर इसको पुश करती है, एक साइकिल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बन जाता है। तो देखो भाई, रेनिन करंट और उसके बाद कैनारी करंट या ठंडी जलधारा है, जबकि यहाँ पर एंटिलिस करंट और गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। यहीं पर ये कनाडा और ग्रीनलैंड की तरफ से इधर से एक जलधारा आती है जिसे लेब्राडोर करंट कहा जाता है। लेब्राडोर आइलैंड ये जो है कनाडा का भाग है, लेब्राडोर से होकर गुजरती है, तो लेब्राडोर की जलधारा बनती है। और दुनिया में हमने चर्चा किया था गर्म और ठंडी जलधारा जहाँ भी मिलती है वह फॉग की स्थिति बनती है वहाँ पर, और यहाँ पर फॉग की स्थिति बनती है, यानी यहाँ बैंक जो बनता है जो मछली पकड़ने का केंद्र हो जाता है। तो यहाँ पे ये लेब्राडोर की करंट है। अन्य अटलांटिक साउथ अटलांटिक ओशियन में देखें तो इधर की ओर चलने वाली जलधारा जो है गर्म जलधारा होगी, ये रेड कलर से जो बना हुआ है, और यह जो है ब्राजीलियन करंट के नाम से जानी जाती है। नीचे से एक ठंडी जलधारा आएगी जिसे हम लोग फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड द्वीप है जिस पर वर्तमान समय ब्रिटेन का अधिकार है, ये जो है अर्जेंटीना के पास में है, फॉकलैंड करंट है, और ये दोनों मिलती हैं और आगे की ओर ड्रिफ्ट का निर्माण होता है। और यही जलधारा अफ्रीका के तट से ऊपर की ओर उठती है और इसे बेंगुएला करंट के नाम से जानते हैं। तो बेंगुएला करंट जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट से बहती है और यह एक ठंडी जलधारा है और जाकर साउथ इक्वेटोरियल करंट को पुश करती है, और इस प्रकार से एक चक्र का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही अगर हम पैसिफिक ओशियन में देखें, पैसिफिक ओशियन में इधर से चलने वाली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इधर की ओर आती है और यही जलधारा आगे की ओर चलती है, जो कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे की ओर चलती है, और यह जलधारा जो है यहीं पर दो भागों में बढ़ जाती है। यह गर्म जलधारा एक इधर की ओर चलती है जिसे सुसीमा करंट के नाम से जानते हैं, यानी सुसीमा करंट एक गर्म जलधारा है, और इधर की ओर एक चलती है जिसे क्यूरोसियो करंट के नाम से जानते हैं, हम क्यूरोसियो की जलधारा कहते हैं। तो क्यूरोसियो और सुसीमा करंट आगे की ओर ये जब चलती है तो यहीं पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है, ऊपर से आती है यहाँ से बेरिंग के तट के पास से नीचे की ओर कामचटका पेनिनसुला के नीचे, और यह ओयासियो जलधारा कहती है, और यहीं जो है जापान के तट के पास में ये दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं। तो ओयासियो करंट जो है वह एक ठंडी जलधारा है, जबकि क्यूरोसियो करंट चूंकि इक्वेटर से पोल की ओर चलती है तो यह एक गर्म जलधारा है, और दोनों का यहाँ पर मिलन होता है, और यह जो है एल्गीज और मछलियों के उत्पादन का केंद्र बन जाता है। फिर आगे की ओर चलें तो यही करंट यहाँ से निकलेगी, आगे की ओर ये जाती है, और फिर जब नीचे की ओर चलती है तो ये कैलिफोर्निया की करंट के नाम से जानी जाती है। यह जो ग्रीन कलर से ब्लू कलर से बनी हुई है यह एक ठंडी जलधारा है। अच्छा, ये यहीं पर एक अलग प्रक्रम बनता है, और यह एक गर्म जलधारा है, इसको हमको दूसरे कलर से बनाना चाहिए। यह एक गर्म जलधारा बन जाती है, और गर्म जलधारा जो है यहाँ पर ऐसे चलती है, और यह अलास्का की करंट के नाम से जाना जाता है। तो देखो थोड़ा सा ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, चूंकि ऐसे मुड़ा हुए भाग से चलती है तो पूछ सकता है कि अलास्का की करंट कैसी जलधारा है, तो यह एक गर्म जलधारा है, जबकि कैलिफोर्निया की करंट नीचे की तरफ है, फिर भी वह एक ठंडी जलधारा है। फिर उसके बाद नीचे साउथ, फिर यह आकर ऐसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को पुश करती है, इस प्रकार से एक चक्र बन जाता है। फिर साउथ अटलांटिक ओशियन में देखें तो यहाँ से साउथ पैसिफिक ओशियन में तो यहाँ से एक गर्म जलधारा चलती है, आगे की ओर आके यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तट से यह नीचे की ओर आती है, और यह जो जलधारा चलती है इसे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट कहा जाता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहलाती है, और यहाँ यह एक गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा आगे की ओर आती है, यहाँ से जो है ड्रिफ्ट बन जाती है, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट या साउथ विंड
ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है। और यहीं से यह ऊपर की ओर जब चलती है, ऊपर की ओर ये जो जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट जलधारा है, जिसे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं, यही जलधारा हम्बोल्ट करंट एक कोल्ड करंट बन जाती है, ठंडी जलधारा बन जाती है हम्बोल्ट की जलधारा, इसे ही पेरू जलधारा के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा यहीं से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। एल नीनो का कॉन्सेप्ट हम लोग किसी दिन और चर्चा करेंगे। और यह आगे की ओर चलते हुए साउथ इक्वेटोरियल करंट को पुश कर देती है। फिर यह करंट जो है ऐसे एक साइकिल का निर्माण कर लेती है। अब अगर इंडियन ओशियन में आए तो इसके भी प्रमुख जलधाराओं को देख लें तो यहाँ से नीचे की ओर ये रेड कलर से जो चलती है इसे मोजाम्बिक करंट कहते हैं। और यहीं से एक और करंट बहती है जो इस तरफ से चलती है, इसे हम लोग अगुलहास करंट के नाम से जानते हैं। अगुलहास करंट एक गर्म जलधारा है। आगे की ओर यही जलधारा जब चलती है, आगे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से चलती है तो इसे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहते हैं, जो कि एक कोल्ड करंट के नाम से जानी जाती है। और यह जाके साउथ इक्वेटोरियल करंट को पुश करती है और इस प्रकार जो है इंडियन ओशियन में एक चक्र का गैर का निर्माण हो जाता है। ऊपर की ओर इधर पर अरेबियन करंट और सोमालियन करंट एक ठंडी और गर्म जलधारा का निर्माण होता है। ये मौसम के अनुसार चेंज होते जाते हैं। सामान्यतया अरेबियन करंट एक ठंडी जलधारा है, सोमालियन करंट एक ठंडी जलधारा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ठंडे जल का ज़्यादा प्रभाव रहता है। यही कारण है कि यहाँ पे जो है मरुस्थल का भी निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, अगर एक और इसी के साथ टर्म जोड़ते हुए मैं चलूँ तो जहाँ जहाँ दुनिया में ठंडी जलधारा बहती है, चलती है, वहाँ पे उस पूरे क्षेत्र में जो है वह जो है मरुस्थल का निर्माण होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कैलिफोर्निया की करंट चलती है, ठंडी जलधारा, इस पूरे क्षेत्र में डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे पूरा जो है अगर आप देखें सोनोरन मरुस्थल, कैलिफोर्निया का मरुस्थल, ये पूरा मरुस्थल चिहुआ हुआ मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। जबकि इस तरफ देखें तो यहाँ पर हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा और इस पूरे क्षेत्र में जो है अटाकामा मरुस्थल, दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। फिर इधर अगर हम देखें तो यहाँ अगुलहास करंट, यहाँ जो है इस पूरे क्षेत्र में ऐसे चलते, सॉरी अगुलहास कह रहा हूँ, बेंगुएला की करंट, और बेंगुएला करंट इस पूरे क्षेत्र में बहती है, जिसके कारण यहाँ पूरा ये दुनिया का सबसे बड़े मरुस्थल, इस तरफ ऊपर की ओर देखें तो कैनारी करंट की धारा के कारण, और नीचे की तरफ देखें तो बेंगुएला करंट के कारण यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो इस रीजन में, और यहाँ सहारा मरुस्थल तो है ही है, डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही इस तरफ देखेंगे यहाँ पे ठंडी जलधारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होती है, तो ऑस्ट्रेलिया का, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पूरा इलाका जो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल का निर्माण कर देता है। और इस तरफ तो मरुस्थल का निर्माण होता ही है। तो इस प्रकार से देखेंगे जहाँ जहाँ ठंडी जलधाराएं चलती हैं वहाँ वहाँ डेजर्ट का निर्माण होता है। तो ये पूरे दुनिया के मानसून और जलवायु को प्रभावित करता है। और यही कारण है कि जब इसके प्रभावशीलता पर, जिन धाराओं के प्रक्रम पर परिवर्तन देखा जाता है, तो यह पूरे विश्व की जलवायु के लिए खतरा समझ में आता है। तो आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। आपको कौन से टॉपिक पर और क्लियरिटी चाहिए, आप टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और स्टे ट्यून्ड, और हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।